नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक त्रिपक्षीय समझौते के बारे में। किसके किसके बीच में हुआ है? असम सरकार ने किया है, केंद्र सरकार भी साथ थी, लेकिन तीसरा पक्ष कौन? तो देखिए, जो तीसरा पक्ष है उसका नाम है उल्फा। उल्फा का अर्थ है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यह असम के अंदर एक संगठन है। हालांकि यह संगठन पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया हुआ है सरकार ने, लेकिन इसकी जो गतिविधियां थी उससे ना जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और ये समय समय पर अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहा था, जिस वजह से बीच में बातचीत चल रही थी, वार्ताएं हो रही थी। और 12 सालों के वार्ताओं के इस दौर के बाद में अब हम देख रहे हैं कि एक अंतिम निर्णय सामने आया है, जो एक शांति समझौते के रूप में आया है। बेहद खास पहलू है आप सभी लोगों के समझने के लिए, इसके पीछे एक इतिहास है, एक लंबा इतिहास है जिसके बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है। तो यह समझौता 3 पक्षों के बीच में हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, केंद्र और असम सरकार। ठीक है, चीजें समझते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उस सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग यह देखें कि एक प्रश्न इस खंड से आप लोगों में एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कुछ इस प्रकार का रहेगा। यदि पहले ही पता है उल्फा के बारे में तो आंसर कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो चीजों को समझिए अंत तक, और बातें मेंस एग्जाम के लिए भी खास तौर पर तैयार रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। चलिए, अब देखिए, एक ऐतिहासिक विवाद है यहाँ पर। यह ऐतिहासिक विवाद कब जन्मा? यह ऐतिहासिक विवाद था मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर कोई भी नागरिक जो था उस समय अपनी सरकार से खुश नहीं था। अब बहुत सारे नागरिक ऐसे होते हैं जो सरकार से खुश नहीं होते तब भी देश में रहते रहते हैं। बहुत सारे नागरिक ऐसे होते हैं जो सरकार से खुश नहीं होते, अव्यवस्था से खुश नहीं होते, तो वह सोचते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में घुसपैठ करो। ऐसे ही बहुत सारे जो लोग थे वह पूर्वी पाकिस्तान, आज के समय में बांग्लादेश के रूप में आना था, पूर्वी पाकिस्तान से घुसपैठ करने लगे। अब मुख्य रूप से कहाँ पहुंचते थे? असम में पहुंचते थे। धीरे धीरे असम में आते गए, बसते गए, आते गए, बसते गए। अब एक चिंता का बड़ा विषय बन गया असम के स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि असम के जो स्थानीय लोग थे उनको लग रहा था कि इसकी वजह से हमें खतरा हो रहा है। खास तौर पे हम देखते हैं कि असम के अंदर चाय के अच्छे संसाधन है, कोयला भी अच्छा है और तेली अर्थव्यवस्था है। अब ऐसी स्थिति में लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे को यहाँ पे अच्छे खासे व्यापार के साधन तो मिल ही जाएंगे, मतलब पेट भर सकते हैं अपना असम में जाने के बाद में। लेकिन असम के लोगों की चिंता इस मामले में बढ़ गई कि पहली बात तो हम इसी देश के हैं, हम असम के रहने वाले, हम लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के देश इस स्थिति में पहुंचा। अब ये बगल के लोग भी यहाँ घुस जा रहे हैं। अब हमारे संसाधनों पे तो अत्यधिक दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की संस्कृति भी प्रभावित होगी, भाषा भी प्रभावित होगी, और उनके लिए संकट उत्पन्न कर देंगे पहचान के संरक्षण का। और इसी बीच अगर लोग अधिक संख्या में आ गए तो दिक्कत यह होगी कि जो स्थानीय लोग हैं वह एक समय के बाद में अल्पसंख्यक बन जाएंगे और बांग्लादेश से आने वाले लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। एक बड़ी चिंता बन गई। तो इसी बीच क्या होता है कि हम देखते हैं कि 6 साल तक एक आंदोलन चलता है, आप सभी लोगों को पता है, कि जिसके परिणाम स्वरूप असम समझौता हुआ था और अनेक चीजें निर्धारित की गई थी असम के अंदर राष्ट्रीयता के लिए, किसको राष्ट्रीयता दी जाएगी, किसके पास क्या अधिकार होंगे, किसके पास क्या अधिकार नहीं होंगे, वह हर एक चीज वहां पर फाइनल हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि इस समझौते से पहले ही ना असम के अंदर एक खास गतिविधि शुरू हो गई थी। वह गतिविधि थी लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता की। लोग यह मानने लगे थे कि भारत सरकार दूसरे देश से, यानी कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों को नहीं रोक रही है। अब जब नहीं रोक रही है तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर दबाव बढ़ रहा है, हमारी परेशानी बढ़ रही है। सरकार तो चीजों को सपोर्ट कर रही है कि रोहिंग्या आओ, बसो, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हमें तो लड़ना पड़ेगा ना। और तो लोगों ने इंस्पिरेशन ली स्वतंत्रता आंदोलनों से। उन्होंने देखा कि जब सरकार गलत थी, सरकार चीजों को समर्थन नहीं कर रही थी, भारतीयों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। हम भी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी ही एक लड़ाई शुरू होती है असम के अंदर 1979 में। उल्फा के रूप स्थापना होती है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम की। 1979 में कुछ युवा मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं, जिसमें नाम शामिल है परेश बरुआ, अरविंद रजखोव, अनूप चेतिया, भीमकांत बुरागोहेन, प्रदीप गोगोई और भद्रेश्वर गोहेन। यह वह सभी लोग हैं जिन्होंने मिलजुल करके पहले ही आपस में एक सहमति बनाई कि हम एक संगठन खड़ा करेंगे, संगठन के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जो आंदोलन लड़ेगा मुख्य रूप से असम की स्वतंत्रता के लिए। असम को स्वतंत्रता क्या जरूरत, वह तो अंग्रेजों से पहले आजाद हो गया, तो स्वतंत्रता चाहिए थी अब इन सभी लोगों को भारत सरकार से। और ये कहते थे कि असम भारत का अंग नहीं रहेगा, हम चाहते हैं कि संप्रभुता मिले असम को, भारत से अलग हो जाए। इन्होंने यह लड़ाई शुरू कर दी। उसके बाद में अब इन्होंने जब यह स्वतंत्र संप्रभु राज्य की लड़ाई शुरू की तो इसी बीच भारत सरकार का ध्यान भी इस तरफ जाने लगा। क्यों? अब आपने संगठन तो बना लिया,
पर संगठन चलाने के लिए कुछ ना कुछ होना भी तो चाहिए। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं एक आंदोलन खड़ा करूं, आंदोलन खड़ा करने के लिए तो मेरे पास पहले ही पर्याप्त धनराशि हो, वरना आंदोलन के चक्कर में मैं तो मरूंगा, मेरे साथ से जितने लोग मेरे साथ में खड़े होंगे वो भी मरेंगे ही मरेंगे, ये भी स्वाभाविक है जी। अब क्या किया जाए? तो शुरुआत में जब आंदोलन चला तो कुछ दिनों बाद इनको पता लग गया कि भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब क्या किया जाए। शुरुआत में इन्होंने लूटना शुरू किया, पर इनको पता लगा कि भाई लोग हमें लूटने भी नहीं दे रहे चैन से। अब ऑब्वियस सी बात है ना, किसी घर में घुसोगे लूटोगे तो भाई इंसान भी प्रहार करेगा, सेल्फ डिफेंस तो हर कोई करता है। तो उन्होंने क्या किया कि इसी वजह से अब लोगों का अपहरण शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से असम में बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल गई। इसी कारण से सरकार ने फिर इनिशिएटिव लिया, असम में राष्ट्रपति शासन लगाया, अफस्पा लगा दिया ताकि असम की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो यह सभी गतिविधियां इसने 1980 से ही शुरू कर दी थी, जिस वजह से फिर यह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। जैसे जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना वैसे वैसे गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई। 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई पहल शुरू की। सबसे पहले तो उल्फा के ऊपर प्रतिबंध लगाया, इसको एक अलगाववादी संगठन घोषित कर दिया, गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। कहा कि यह विदेशों से फंडेड होता है और भारत के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों को और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम यह करता है। इसी वजह से इसको राष्ट्रीय स्तर पर बैन कर दिया गया। इसके बैन होने का मतलब यह है कि इससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति सामने आएगा तो तुरंत उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और उसके बाद फिर कार्रवाई चलेगी उसके ऊपर। अब इसी वजह से जितने भी सदस्य थे उल्फा के, वह छुप छुप के देश में रहने लग गए। ये स्थिति उनके लिए बन गई है। इतना ही नहीं, 1990 में जैसे ही सरकार ने इस संगठन को बैन किया, एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेहद खास है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बजरंग। 1990 में शुरू हुआ। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि उल्फा को तो हमने प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन इसके लोग मानेंगे नहीं, यह गुप्त रूप से गतिविधियां चलाएंगे और सबको लगता है कि हाँ ये सब कुछ संभव है, गुप्त रूप से हम आगे आ सकते हैं, छुप छुप के चीजें कर सकते हैं, सरकार को पता नहीं लगेगी। तो इसी वजह से इन्होंने शुरू कर दिया ऑपरेशन बजरंग, जिसमें साफ साफ इन्होंने कहा कि जब कहीं भी कोई भी उल्फा का कार्यकर्ता दिखे उठा लो। उल्फा के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको कैडर कहा जाता है, तो कोई भी कैडर कहीं भी दिखाई दे रहा है उठा लो, हिरासत में लो, नहीं छूटना चाहिए। इसी बीच जब यह पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो 1221 उल्फा कैडर इन्होंने फिर गिरफ्तार किए, उनको हिरासत में लिया। चीजें चल रही थी, सरकार का रुख बहुत ज्यादा कड़ा हो रखा था और सरकार उल्फा की तरफ से एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, बल्कि एक कड़ी से कड़ी नीति अपना सकती थी, वह नीति अपना रही थी। धीरे 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 समय बदलता रहा, चीजें चलती रही ऐसे ही, और हम देखते हैं कि फिर इसी बीच आतंकवादी हमले वगैरह भी हो रहे थे अलग अलग जगह पर। तो इसके जो खास तौर पर जो मुख्य कार्यकर्ता थे, इसके जो प्रमुख थे, उनके ऊपर भी खास नजर रखी जा रही थी। इनके बीच में एक जो खास व्यक्ति था उसका नाम था परेश बरुआ, जिसकी वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। परेश बरुआ की खास बात यह थी कि इस व्यक्ति ने ना दुनिया के अलग अलग देशों में भी इसकी ब्रांचेस खोली और साथ साथ में इसने अलग अलग जो ऐसे आतंकवादी संगठन उनसे कॉपरेशन शुरू कर दिया। उनसे कॉपरेशन कैसे शुरू किया? जैसे कि हमारे बगल में ही है आईएसआई के साथ जुड़ गए जी, लश्कर तैयबा के साथ में जुड़ गए, उनके लोगों से मीटिंग करी। इसकी बहुत सारी फोटोज बीच में वायरल हुई थी जब यह ओसामा बिन लादेन से मिला था, और चीज़ों की फिर उसके बाद में फिर जांच तेजी से शुरू हो गई थी। तो इसने क्या किया कि आसपास में भी, ताकि भारत के अंदर कभी संकट हमें दिखे, दिक्कत परेशानी हो, तो उसने भूटान के अंदर जाकर के, बांग्लादेश में जाकर के भी इस गतिविधि को अंजाम दिया और इस आंदोलन को बढ़ाया, ताकि कभी भी जब सरकार हमें यहाँ अधिक परेशान करे तो हम आसपास के क्षेत्रों में जाकर के अपनी चीज़ों को सेटल कर सकें और फिर वापस आकर के भारत सरकार के विरुद्ध लड़ सकें। यह एक खास आदमी था परेश बरुआ, और आज भी यह भारत सरकार के लिए खास बना हुआ है, क्योंकि चिंता इसने अनेक खड़ी कर रखी है। अब 1990 में खासतौर पर चीजें इसी वजह से आ रही थी, लेकिन क्या होता है ना कि एक समय के बाद धीरे धीरे आपकी जो उग्रवादी मानसिकता होती है वह बदल जाती है और आप लिबरल होना शुरू कर देते हैं। संगठन मिलजुल के चल रहा था, तो संगठन के अनेक लोगों ने देखा कि भारत सरकार बीच बीच में पहल भी करती है। लगातार सरकार ने कहा कि आपकी जो मांगे हैं ना, आप मांगे हमें बताइए, जब आप मांगे हमें बताएंगे तो हम देखते हैं, जितना भी प्रयास हो सकता है हम आपके साथ सहयोग करेंगे हर जगह पर। यह बात यह कह रही थी सरकार लगातार, लेकिन यह जितने भी इसके प्रमुख थे यह मानने को तैयार नहीं थे। कहते थे कि हमारी एक ही मांग है, आप असम को स्वतंत्र कर दो, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा नहीं मानोगे तुम परेशान होंगे, लेकिन धीरे धीरे ना इसी समूह के कुछ लोग समझने लगे, और वर्ष 2005 में ही इन्होंने उल्फा के लिए एक 11 सदस्यीय पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप तैयार कर दिया। पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप के अंदर इसके खास सदस्यों को बुलाया गया, उनके साथ में बातचीत की गई और चीजों को सॉल्व करने का पूरे प्रयास किया गया। अब चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसके अंदर लोग जो और थे, जो अन्य सहयोगी थे, जिसमें कि खास नाम है राजखोव का, तो राजखोवा साहब जो थे बहुत अधिक समझदारी दिखाने लगे और चीजों को लेकर के इनका जो रुझान था ना, यह भारत सरकार की तरफ बढ़ने लगा। यह समझ लगे कि हाँ भारत सरकार की चीजें ठीक है, कोऑपरेट कर रही है, हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन
जो परेश बरुआ है, परेश बरुआ नहीं मान रहा था, लगातार विदेशों से फंड ले रहा था, चीजों को तेज कर रहा था और इसका आंदोलन वहीं का वहीं था। जब कभी भी यह जो ग्रुप है पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप जब कभी भी बैठता था, बातचीत करता था, तो इस दौरान यह सहयोग भी नहीं करता था और हमेशा ही एक विरोधी भावना दिखाया करता था, जिस वजह से बाद में इसको फिर इस ग्रुप से भी निकाल दिया गया कि आप नहीं है किसी काम के। और इसको निकालने की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया और डिस्प्यूट की ही वजह से हम देखते हैं कि वर्ष 2010 में उल्फा का विघटन हो जाता है। उल्फा के दो ग्रुप बन जाते हैं, जिसमें से एक को संभालता है परेश बरुआ और दूसरा जो समूह होता है यह चलता है राजखोवा के नियंत्रण में। अब राजखोवा के नियंत्रण वाला जो ग्रुप था थोड़ा लिबरल था, इसने सरकार से बातचीत शुरू कर दी वर्ष 2011 में ही और सरकार से अपनी बातें प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में सोचिए, हाँ हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम जो भी हमारा यह सशस्त्र आंदोलन है इस आंदोलन को बंद कर देंगे। इसी बीच क्या होता है कि जब बातचीत चल रही थी तो वर्ष 2012 में राजखोवा साहब ने एक मांग प्रस्तुत की। यह जो मांग थी यह 12 सूत्रीय मांगे थी। इन 12 सूत्रीय मांगों में इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो समूह है, जो संगठन है, वह सरकार से क्या उम्मीद करता है। तो सरकार लगातार उन चीजों को समझ जान रही थी, जिसका जवाब अभी वर्ष 2023 की शुरुआत में ही भारत सरकार ने दे दिया था इस समूह को। जिसके बाद इनके जो विशेषज्ञ थे, इनके जो जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो इनके प्रमुख हैं, वह सब लोग बैठे, बातचीत हुई तो अंततः सहमति बनाई गई कि एक समझौता कर लेते हैं। अब समझौते में भारत सरकार ने आश्वासन दे दिया है इनको कि ठीक है, आपकी जो मांगे हैं हम बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे उनको सॉल्व करने का, लेकिन आपको हमें कोऑपरेट करना होगा। कैसे? आप असम के एक स्थायी नागरिक बन के रहेंगे, एक सामान्य नागरिक बन के रहेंगे। इसके साथ साथ ही आप कभी भी हथियार अब नहीं उठाएंगे। यह इनके बीच में बातचीत हुई। तो इनकी जो एक खास प्रमुख मांग थी उसमें यह लगातार कह रहे थे कि असम के खास 6 समुदाय हैं जिनको अभी तक अपने अधिकार नहीं मिले हैं। कौन कौन से? मॉरन, मटॉक, ताई अहोम, कोच, राजबोंगशी, सूतिया और चाय जनजाति। इस समूह ने कहा कि यह जो 6 अलग अलग समुदाय हैं ना, इन समुदायों को हम चाहते हैं कि आप एसटी लिस्ट में शामिल करें, जिससे कि इन सभी के अधिकार सुनिश्चित हो सके और यह एक जनजाति के रूप में अपना जीवन बिताएं, अपने अधिकार पाएं और इनका संसाधनों पर अधिकार बना रहे। चीजों को एनालिसिस किया गया तो पता लग रहा है कि असम के अंदर अब अगर इन लोगों को भी एसटी लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है तो स्टेट के अंदर जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है एसटी के लिए वह 50% से ऊपर चला जाएगा और ऐसे लोगों के लिए अगर यह क्राइटेरिया ऊपर चला गया 50% से, तो यह बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि अब असम इसके बाद में एक खास तौर पे एसटी स्टेट ही बन जाएगा, क्योंकि 50% से प्लस आप हो जाएंगे। यह वाली गड़बड़ है यहाँ पर अब। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस तरफ भी सोच रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में असम पूरी तरह से एक एसटी स्टेट बन जाए, क्योंकि यह मांग जो है यह भी इनके लिए एक प्रमुख मुद्दा था। क्योंकि अब इन्होंने वह विषय छोड़ दिया है जिसमें यह मांग करते थे कि असम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, एक संप्रभु राज्य अलग बनाया जाए। तो अब जो समझौता हुआ इसमें खास खास बातें कि आप हिंसा नहीं करेंगे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और सरकार के आदेशों का पालन भी करेंगे। 700 से ज्यादा कैडर आए और 700 कैडर यानी कि जो उसके सदस्य थे उन्होंने आकर के पूरा समर्थन किया है चीजों का और अपना समर्पण कर दिया कि ठीक है अब हम हथियार नहीं उठाने वाले। ठीक है, तो सशस्त्र आंदोलन जो उनका चल रहा था इन्होंने त्याग कर दिया। सरकार ने भी कहा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और इसके साथ साथ ही भारत सरकार ने कहा है कि आप लोगों को हम मुख्य धारा में लाने के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे जो भी हम लोग कर सकते हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि आपके समूह के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को हम रोजगार के अवसर भी दिलवाएंगे, इस तरफ भी काम करेंगे और आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, इस तरफ भी प्रयास किए जाएंगे। और पूरे क्षेत्र में असम के अंदर हम यह कार्य करेंगे कि लोगों को अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर मिले। यह सारा आश्वासन भारत सरकार ने दिया है, सिर्फ एक आश्वासन के बदले कि आप एक तो अलग असम की मांग नहीं करेंगे और किसी प्रकार से सशस्त्र आंदोलन अब आने वाले समय में नहीं छेड़ेंगे और असम के बाकी लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यह सब चीजें सामने आई। पूरा इंसिडेंट मैंने क्लियर कर दिया, क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या क्या मामला था। अब हर एक चीज आप लोग के सामने क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूं कि कोई परेशानी यहां तक तो नहीं रही होगी। अब इस समझौते का अर्थ क्या है यह भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में बिना अर्थ की तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ अर्थ है। क्या है इसका खास अर्थ? पहली बात तो सरकार हमारी चाहती थी कि क्षेत्र के अंदर उग्रवाद समाप्त हो जाए। भारत सरकार आज भी चाहती है कि पूरे देश से ही उग्रवाद समाप्त हो जाए, पूरे देश की व्यवस्था मुख्य रूप से लोकतांत्रिक रहे, सरकार के आदेशों का पालन हो और किसी भी प्रकार से स्थानीय लोगों को या किसी क्षेत्र के पर्टिकुलर लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
सरकार चाहती है कि पूर्वोत्तर के राज्य के अंदर जो एक अस्थायी स्थिति बनी हुई है, लगातार टर्म ऑयल बना हुआ है, उसको एक स्थायी रूप भी प्रदान किया जाए। लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं, अफस्पा लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र की वहां प्रॉपर स्थापना नहीं हो पा रही है और लोगों के विकास के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। लोग अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर के अंदर डर के रह रहे हैं। तो जरूरी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को एक स्थायी व्यवस्था दी जाए, वहां पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, विकास की गतिविधियों को तेज किया जाए तथा आर्थिक गतिविधियां वहां पर बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिले और साथ साथ क्षेत्र का विकास भी हो। अब इसकी वजह से सरकार को भी यह फायदा होगा कि क्षेत्र के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो एक खास सुरक्षा खर्च करना पड़ता था, वह सुरक्षा खर्च अब सरकार को नहीं करना पड़ेगा, तो सरकार इस तरफ से भी बच जाएगी। ठीक, यह सभी है इसके अर्थ। हाँ, इसके बावजूद अभी भी इसका एक अर्थ यह भी है जो नहीं दिख रहा है। मतलब हम लोगों ने पॉजिटिव डिस्कस किया ना अभी तक, हर एक चीज हमने सोची कि हाँ अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, एक समूह आ गया और चीजें क्लियर हो गई। अब इसका ना एक और है, जैसे जनरली क्या होता है ना कि हम लोग पिक्चर देखते हैं, फिर पता लगता है कि पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में एक और कैरेक्टर होता है जिसको हम धीरे धीरे इग्नोर करते हैं, पता चलता है कि वो है कैरेक्टर फिर बाद में एक बड़ा कैरेक्टर बन जाता है अचानक से, ऐसी स्थिति होती है ना। चलिए, इस पिक्चर का एक बड़ा कैरेक्टर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कौन है? परेश बरुआ। परेश बरुआ ने अब तक कभी भी कहीं भी सहमति दर्ज नहीं की है भारत सरकार के साथ में। लगातार यह अलग अलग आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें या कहीं और। इसने आतंकवादी संगठनों से फंड्स भी ले रखे हैं और उनकी पॉलिसी के अनुरूप ही यह चलता है। अब उनके अगेंस्ट तो ये नहीं जाएगा। जब ये उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा है तो चीजें फिर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यह क्षेत्र में बड़ी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दे। अगर एक बड़ा परिवर्तन इस फिल्म में कहीं होगा तो यह खास व्यक्ति हो सकता है। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र में आने वाले समय में एक शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी और चीजें सुव्यवस्थित रहेंगी, लेकिन यह साहब नहीं मानेंगे तो चीजें गड़बड़ा भी जाएंगी। ठीक है, तो भारत सरकार फिर नियंत्रण करेगी, जैसे भी कर सकती है, क्योंकि हमारे पास फोर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे जवान वर्ल्ड के बेस्ट जवानों में से एक है आज के समय में और हर एक चीज को नियंत्रित वह बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खैर, मामला पूरा क्लियर है, अच्छे समझ गए, जान गए हैं, तो जल्दी से अब इस प्रश्न का आंसर भी दे दीजिए ना। बेहद सरल सा प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है। यह पूरा मामला आप लोगों के मेंस के लिए भी खास है, तो जल्दी से इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोई खास सुझाव क्या लगता है इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को देख करके? क्या समझ में आया? क्या है निहितार्थ? परिवर्तन होगा या नहीं होगा? जवाब कमेंट में दीजिएगा। साथ साथ सेशन पसंद आया तो बाकी साथी तक जरूर शेयर करना है, लाइक के बिना भी नहीं जाना है। आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि आंसर भी आप लोग का सही रहा होगा, आपने प्रश्न ठीक से समझा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। हाँ, एक खास बात यह है कि यह वीडियो हमारे इस साल की आखिरी वीडियो है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अगली मुलाकात अब अगले साल ही होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।